एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि समय की अवधि को दो भागों में विभाजित किया गया है, अल्पकाल की अवधि और दीर्घकाल की अवधि। जो उत्पादन के नियम हैं इनमें से प्रतिफल के नियम और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम ये अल्पकाल से संबंधित हैं और दीर्घकाल से संबंधित जो पैमाने के नियम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं अल्पकाल में उत्पादन फलन, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के नियम हम पढ़ेंगे या प्रतिफल के नियम, जिसको हम प्रतिफल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल्पकाल की अवधि क्या होती है, यानी इकोनॉमिक्स में अल्पकाल किसे कहा जाता है। अल्पकाल से तात्पर्य है कि समय की वह अवधि जिसमें उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर रहता है, और दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हों। जब अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती हैं, उससे उत्पादन की मात्रा में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन्हें अल्पकालीन उत्पादन फलन तथा उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति या उत्पादन के तीन नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम को वर्धमान प्रतिफल नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये क्या बताता है? यह नियम बताता है कि किसी समय विशेष पर उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाएगा, क्योंकि अल्पकाल की अवधि है, इस वजह से उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाएगा। उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन अथवा कुछ साधनों को बढ़ाया जाता है, तो इससे कुल उत्पादन में वृद्धि साधनों में की गई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है। यानी जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे ज़्यादा के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम या वर्धमान प्रतिफल का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। 5 कारण हैं इसके। पहला है साधनों की अविभाज्यता। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उन बिंदुओं या कारणों को बताइए जिनके कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। पहला है साधनों की अविभाज्यता। उत्पत्ति के साधन अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य साधनों को पूर्ण इकाई के रूप में ही प्रयोग में लिया जा सकता है, यानी इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए मशीन। इन अविभाज्य साधनों का प्रारंभ में पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, अतः उत्पादन के दूसरे साधनों की जैसे जैसे मात्रा बढ़ाई जाती है वैसे वैसे इन अविभाज्य साधनों का अधिक अच्छा उपयोग होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन साधनों की वृद्धि के अनुपात से अधिक तेजी से बढ़ता है। दूसरा है बड़े पैमाने की उत्पादन की बचतें। यदि कोई उद्योग उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तब भी उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। विशिष्टीकरण में फर्म कई वस्तुओं की बजाय किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने लगती है, यानी बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करने के बजाय वो फर्म उसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसमें उसको विशिष्टीकरण प्राप्त है, जिसके कारण उसे प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त होती हैं तथा साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तीसरा कारण है साधनों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति। यदि उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति सरलता से पर्याप्त मात्रा में हो सकती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे उत्पादक आदर्श संयोग को प्राप्त कर सकता है। आदर्श संयोग की प्राप्ति तक उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है तथा उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तकनीकी विकास। आविष्कारों के द्वारा मशीन की उत्पादकता में परिवर्तन किया जा सकता है। नई तकनीकों के विकास के कारण उद्योगों में अधिक उत्पादन वृद्धि संभव हो सकती है या होती है। और लास्ट है श्रम शक्ति। उद्योग धंधों में श्रम शक्ति का प्रभाव अधिक होता है, जबकि कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक तत्वों का उत्पादन पर प्रभाव अधिक पड़ता है। यानी जो उद्योग धंधे हैं उनमें
लेबर काफ़ी इफेक्ट करती हैं, जबकि एग्रीकल्चर में जो नेचर फैक्टर हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, मानसून पर जो निर्भरता है, उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। उद्योगों में समय समय पर निरीक्षण एवं नियंत्रण कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 5 बिंदु हैं जिनकी वजह से उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। ये एक मैंने आगे टेबल ली है। टेबल में यहाँ जो परिवर्तनशील साधन हैं, यानी 2 ही साधन परिवर्तनशील साधन है, श्रम और पूंजी, उनकी इकाइयाँ ली हैं। यहाँ टोटल प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। टेबल को देखने पर ज्ञात हो रहा है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है और एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अपना कुल उत्पादन है वह बढ़ता जा रहा है। जैसे पहली इकाई से मार्जिनल प्रोडक्शन 25 है, औसत उत्पादन भी 25 है, तो कुल उत्पादन भी 25 है। जैसे ही परिवर्तनशील साधन की दूसरी इकाई काम में ली या वृद्धि की उत्पादन के साधनों की इकाई में, तो वैसे ही औसत ये मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़कर 35 हो गया और कुल उत्पादन 60 हो गया। तीसरी इकाई बढ़ाई तो मार्जिनल प्रोडक्शन 60 हो गया और कुल उत्पादन 120 हो गया। तो देखने पर, टेबल को देखने से या अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि या यह विश्लेषण किया जा सकता है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन यानी श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुल उत्पादन में इन साधनों के अनुपात से अधिक वृद्धि हो रही है। और इसी टेबल को मैंने, इसी सारणी को मैंने ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया है। यहाँ ये ओरिजिन है, एक्स अक्ष पे मैंने परिवर्तनशील साधन जो कि श्रम एवं पूंजी हैं उसकी इकाइयों को लिया है, वाई अक्ष पे मैंने उत्पादन को नोट किया है, उत्पादन क्विंटल में है, और इस पे मैंने एपीपी यानी एवरेज प्रोडक्शन को और मार्जिनल प्रोडक्शन को दर्शाया है। जैसे पहली इकाई पे, पहली जो यूनिट है श्रम और पूंजी की इकाई पे औसत उत्पादन भी 25 है और सीमांत उत्पादन भी 25 है। फिर देखें तो दूसरी इकाई पे औसत उत्पादन 30 हैं, तीसरी इकाई पे 40 हैं, चौथी पे 50 हैं, पाँचवीं पे 60 हैं। वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन पहली पे 25 हैं, दूसरी पे 35 हैं, तीसरी पे 60 हैं, चौथी पे 80 हैं और पाँचवीं पे 100 हैं। तो जैसे जैसे साधन की परिवर्तनशील साधन श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं या उनके अनुपात में परिवर्तन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही जो कुल टोटल उत्पादन है उसका एवरेज उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिस अनुपात में अपन परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ को बढ़ा रहे हैं उससे अधिक अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम को बताता है। यदि उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत के रेफरेंस में देखें तो इसे, उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागतों के संदर्भ में व्याख्या करें या अध्ययन करें तो इसे लागत हार्स नियम के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने पर कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, अतः सीमांत लागत एवं औसत लागत दोनों घटती हुई होती हैं। इसी कारण इसको लागत हार्स नियम कहा जाता है, क्योंकि मार्जिनल लागत, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों घटती हुई होती हैं। यहाँ मैंने इसको टेबल के रूप में दिखाया है। यहाँ देखिए, जैसे जैसे ये श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हैं, ये कुल उत्पादन है, कुल लागत आ रही है। जैसे जैसे बात कर रहे हैं औसत लागत घटती हुई जा रही है, जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ता जा रहे हैं। औसत इकाई पहले 40 थी, फिर 33.33 आ गई, फिर 25 आ गई, फिर 20 आ गई, फिर 16.66 आ गई। वैसे ही सीमांत लागत भी घटती हुई आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि अगर लागत के रेफरेंस में देखें तो उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत हार्स नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे श्रम और पूंजी यानी परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे सीमांत लागत और औसत लागत घटती हुई होती है, जिसके कारण कुल लागत घटती दर से बढ़ती हुई होती है। अतः इसे लागत हार्स नियम के नाम से भी जाना जाता है लागत के रेफरेंस में देखें तो। यहाँ मैंने ये जो लागत की टेबल है उसी की सहायता से ये डायग्राम बनाया है। ये ओरिजिन है, एक्स एक्स पे मैंने वही श्रम एवं पूंजी की इकाइयाँ ली हैं और वाई एक्स पे मैंने कॉस्ट को दर्शाया है, लागत को। जैसे जैसे इकाइयाँ को, पहली इकाई पे एसी 40 पे थी, फिर दूसरी इकाई पे कम हो गई, दूसरी इकाई पे एवरेज कॉस्ट 33.33 पे आ गई, तीसरी इकाई पे
25 आ गए, चौथी इकाई पे 20 आ गए और पांचवी इकाई पे 16.6 आ गए। वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट पहली इकाई पे 40 हैं, दूसरी इकाई पे 28.57 है, तीसरी इकाई पे 16.66 है, चौथी पे 12.50 आ गए और पांचवी पे 10 आ गए। तो ये डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि एसी और एमसी दोनों कंटिन्यू घटती हुई प्राप्त हो रही हैं। इस वजह से जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है इसको लागत के रेफरेंस में देखें तो इसे लागत ह्रास नियम भी कहा जाता है। अब जो दूसरा नियम है इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।